शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और आइए महायुद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। अमेरिका ईरान के बीच युद्ध विराम खत्म होने वाला है। इस बीच ट्रंप का एक नया बयान आया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने कई बार सीज फायर तोड़ा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर यह बात उनकी तरफ से लिखी गई। ईरान पर सीज फायर तोड़ने का आरोप ट्रंप की तरफ से लगाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप का ये नया बयान सामने आया है। तो अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम खत्म होने वाला है और इस बीच ट्रंप का ये नया बयान। 2 हफ्ते का युद्ध विराम अब खत्म होने की ओर है। भारतीय समय के मुताबिक बुधवार रात करीब 8 बजे ये खत्म हो सकता है, यानी भारतीय समय के हिसाब से अब से 36.5 घंटे बाद गुरुवार सुबह 5:30 बजे। इस बीच शांति वार्ता के दूसरे दौर की कोशिश हो रही है, लेकिन इस बात पर सस्पेंस बरकरार है कि ये आगे बढ़ेगी या नहीं, क्योंकि ईरान ने अभी तक हामी नहीं भरी है। तो वहीं ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि ईरान डील करे, नहीं तो जो होगा उसके लिए तैयार रहे। एक दिन बाद क्या होगा? सीज फायर पर बन जाएगी बात, समझौता हो जाएगा, या फिर वही होगा जो 28 फरवरी से लेकर 8 अप्रैल तक हुआ था, यानी भीषण जंग। सीज फायर खत्म होने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन दूसरे दौर की वार्ता कब शुरू होगी इसका पता किसी को नहीं। ये बात तो तय हो चुकी है कि अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होनी है। इस्लामाबाद भी फिर तैयार है, लेकिन सवाल यह है कि कहीं सारी तैयारी धरी की धरी ना रह जाए। क्योंकि दोनों ही देश अपनी अपनी मांगों पर अड़े हैं। ईरान कह रहा है कि ट्रंप और अमेरिका की धमकियों के साए में वो बातचीत नहीं करेगा। दोनों ही देशों की ओर से बयान बातचीत की कोशिश में बाधा बनते दिख रहे हैं। 20 अप्रैल की रात करीब 11:41 पर ट्रंप ट्रुथ सोशल पर लंबा चौड़ा पोस्ट करते हैं। ट्रंप इसमें लिखते हैं कि जब तक डील नहीं हो जाती तब तक नाकाबंदी जारी रहेगी। नाकाबंदी से ईरान बर्बाद हो रहा है। होर्मुज की नाकाबंदी इस बातचीत के बीच में एक बड़ी दिक्कत मानी जा रही है। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने ये करके सीज फायर का उल्लंघन किया है। ईरान ने कड़े शब्दों में कई बार कहा है कि अमेरिका की किसी भी धमकी का जवाब देने के लिए तैयार है। खतम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर अली अब्दुल्लाही ने कहा कि ईरान की सशस्त्र सेनाएं एकजुट हैं। वो दुश्मन की किसी भी कार्रवाई या धमकी का तुरंत, निर्णायक और मजबूत जवाब देने के लिए तैयार है। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ट्रंप दबाव बनाकर और सीज फायर तोड़कर बातचीत को ऐसा बनाना चाहते हैं जहां ईरान को झुकना पड़े या फिर दोबारा जंग शुरू करने का बहाना मिल जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप धमकियां भी दे रहे हैं और डील की भी लगातार बात कर रहे हैं। अमेरिकी डेलीगेशन का इस्लामाबाद पहुंचना भी चालू है। ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की बेरी नाकाबंदी के बावजूद डील की उम्मीद है। सदर ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो ईरान की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। दूसरी जानब इस्लामाबाद ईरान अमेरिका टॉक्स के राउंड 2 के लिए तैयार है। इस्लामाबाद का जिना एवेन्यू जो इस वक्त बिल्कुल सुनसान है, यहाँ काफ़ी हैवी ट्रैफिक होती है, लेकिन इस वक्त जो मेरे जो पीछे एरिया है ये इस्लामाबाद का रेड जोन है। रेड जोन शुरू हो जाता है जो मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। किसी भी किस्म की ट्रैफिक यहाँ अलाउ नहीं है। अमेरिकी और ईरानियन डेलीगेशन अब तक तो इस्लामाबाद नहीं पहुँचे। उम्मीद की जा रही है कि वो शाम तक या रात गए तक इस्लामाबाद पहुँचेंगे और कल ये राउंड शुरू होगा। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बुधवार सुबह तक इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं। वेंस ऐसे समय में पाकिस्तान पहुंचेंगे जब युद्ध विराम खत्म होने के कगार पर है।
जानकारी के मुताबिक वेंस के अलावा पश्चिम एशिया में ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी इस्लामाबाद में वार्ता के लिए मौजूद रहेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान दोनों वफूद जो हैं सेम होंगे। जो पहले राउंड में थे अमेरिका की जानब से नायब सदर जेडी वेंस जो हैं क़यादत करेंगे, जबकि ईरानियन साइड से ईरानियन पार्लियामेंट के स्पीकर बागर कालीबाग जो हैं वो ईरानियन वफ़द की नुमाइंदगी करेंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सीज़ फायर है वो भी ख़त्म होने के करीब है, और अगर किसी तरह की इसमें एक्सटेंशन नहीं होती तो हालात एक बार फिर कशीदा हो गए, जबकि इस्लामाबाद एक बार फिर जो है राउंड 2 के लिए तैयार है और सिक्योरिटी के जो है काफ़ी सख्त इंतजाम किए गए हैं। ट्रंप लगातार धमकियां दे रहे हैं कि डील करो वरना बर्बाद कर देंगे, लेकिन यह भी माना जा रहा है कि ट्रंप चाहते हैं कि किसी तरह डील हो जाए। पाकिस्तान से आ रही खबरों के मुताबिक अगर बातचीत आगे बढ़ती है और किसी समझौते की बात आती है तो ट्रंप खुद इसमें शामिल हो सकते हैं। ट्रंप वर्चुअल माध्यम से जुड़ सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि साइन करने के लिए वो खुद पाकिस्तान पहुंच सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि ईरान क्या बातचीत के लिए आएगा, क्योंकि ईरान की तरफ से ऐसा कोई साफ बयान नहीं आया है कि वो वार्ता के लिए आ रहा है। लेकिन जानकारों के मुताबिक वेंस का आना इस बात का संकेत है कि ईरान का प्रतिनिधि मंडल भी आएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पर्दे के पीछे की स्थिति यह है कि अमेरिका पूरे सोमवार ईरान से बात का संकेत मिलने का इंतजार करता रहा कि वो अपनी टीम इस्लामाबाद भेजेगा या नहीं। सूत्रों के मुताबिक ईरान की तरफ से देरी हो रही थी क्योंकि IRGC का दबाव था कि बातचीत में सख्त रुख अपनाया जाए। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की इस बात की कोशिश करते रहे कि ईरान मान जाए। बताया जा रहा है कि ईरानी टीम सुप्रीम लीडर की रजामंदी का इंतजार कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम लीडर की रजामंदी मिल चुकी है। देखना होगा कि बातचीत का दूसरा दौर शुरू होता है या नहीं, किसी तरह की डील होती है या नहीं, क्या दोनों देश अपने अपने रुख पर अड़े रहते हैं या फिर बीच का कोई रास्ता निकल पाता है। दुनिया इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है, क्योंकि अगले 2-3 दिन इस बात का फैसला कर देंगे कि शांति होगी या फिर तबाही मचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर बातचीत नहीं बनी तो क्या होगा, क्योंकि दोनों ही पक्ष अभी भी आग के दरिया के ऊपर से निकल रहे हैं। अमेरिका और ईरान जंग की ये सबसे बड़ी खबर है। युद्ध विराम खत्म होने में करीब 27 घंटे बचे हैं। युद्ध विराम बढ़ने पर अब तक बात बनी नहीं है। यूएस के खिलाफ नया प्लान तैयार किया जा रहा है। तो आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह से दोनों ही पक्ष अभी भी आग के दरिया के ऊपर से निकल रहे हैं, अपनी शर्तों को लेकर अड़े हुए हैं और जरा सी चूक हुई और बातचीत फेल हो सकती है। ऐसे हालात में आखिर क्या होगा, इसको लेकर भी आशंकाओं के बादल पश्चिम एशिया के आसमान पर घुमड़ रहे हैं, क्योंकि पश्चिम एशिया में दोनों तरफ से जो जंगी तस्वीर उभर रही है वो डराने वाली है। ऐसे में बातचीत नहीं तो फिर आगे क्या? युद्ध का वो दौर अब कोई शायद देखना नहीं चाहता, लेकिन बातचीत से पहले उबल रहे बयान माहौल को खराब करने का भी काम कर सकते हैं, जिसमें ट्रंप के बयान से ईरान बार बार उबल रहा है। बातचीत से ठीक पहले ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकाना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया से कहा कि अगर डील नहीं हुई तो बमबारी शुरू कर देंगे, बहुत सारे बम फटने शुरू हो जाएंगे, ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ना होगा, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा हम किसी चीज पर बातचीत नहीं कर रहे हैं, इसके लिए मैंने अपनी A टीम भेजी है। ट्रंप ने उसके आगे कहा कि वो सीज फायर को आगे नहीं बढ़ाएंगे। सीज फायर से कुछ घंटों पहले अमेरिका की इन जुबानी तेवरों पर ईरान भी भड़का हुआ है। ईरान ने साफ कर दिया है दादागिरी नहीं चलेगी और बातचीत की टेबल पर हम सरेंडर नहीं करेंगे। ईरानी संसद के अध्यक्ष गलीवाफ ने ट्रंप के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, नाकेबंदी थोपकर और सीज फायर उल्लंघन करके ट्रंप बातचीत की मेज को या तो सरेंडर की मेज में बदलना चाहते हैं या फिर नए विनाशकारी युद्ध को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। हम धमकियों के साथ किसी भी तरह की बातचीत स्वीकार नहीं करेंगे। पिछले 2 हफ्तों में हमने युद्ध के मैदान पर अपने नए पत्ते खोलने की पूरी तैयारी कर ली। यानी ईरान ने भी ट्रंप के बम गिराने वाली धमकी के जवाब में तैयार रहने वाली धमकी दे डाली है।
साफ कह दिया है कि उन्होंने भी युद्ध विराम के दौरान नए सिरे से युद्ध की तैयारी कर ली है और अमेरिका किसी मुगालते में न रहे। कमोबेश यही बात ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी कही। उन्होंने भी साफ किया है कि ईरान किसी भी दबाव के आगे झुकेगा नहीं। यानी ईरान बातचीत की टेबल पर अपनी शर्तों के साथ समझौता करने के लिए आना चाहता है, लेकिन अगर समझौता फेल हुआ तो क्या होगा? होर्मुज पर ईरान पूरी तरह से प्रतिबंध लगा सकता है। बाब अल मंडेब पर नाकेबंदी फिर हो सकती है। परमाणु कार्यक्रम में वो तेजी ला सकता है। अमेरिका पर प्रॉक्सी हमले कर सकता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर दोबारा टारगेट सेट कर सकता है। तेल फैसिलिटी और पाइपलाइन पर दोबारा अटैक कर सकता है। वहीं अमेरिका ईरान के खिलाफ दोबारा बड़े हमले कर सकता है। ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी कर सकता है। पावर प्लांट्स पर हमला कर सकता है। ईरान के पुल पर दोबारा टारगेट कर सकता है। ईरान की आर्थिक व्यवस्था पर चोट कर सकता है और बूट्स ऑन ग्राउंड ऑपरेशन भी कर सकता है। यानी दोनों ही तरफ जवाब देने के लिए फिर उसी हिसाब से तैयारी हो रही है। शांति के बीच दोनों देश बारूदी शोर की तैयारी कर रहे हैं। सुरंगों से मिसाइलें निकाली जा रही हैं। समुद्र में जंगी जहाजों ने मोर्चा संभाल लिया है और सवाल उठ रहा है कि अगर बातचीत फेल हुई तो क्या मिडिल ईस्ट दोबारा जंग की आग में जलेगा? क्योंकि संकेत कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। अमेरिका ईरान के आसपास अभी भी अपनी सेना न सिर्फ बनाए हुए है, बल्कि उनकी संख्या उसने और बढ़ा दी है, जिनमें 10,000 नए मरीन कमांडो और सैनिकों के अलावा युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल हैं। उसे समझने के लिए सबसे पहले ये दो तस्वीरें देखिए। ये दो तस्वीरें अमेरिका की तरफ से ईरान के लिए ट्रेलर मानी जा रही हैं। इनके होने का मतलब है दुश्मन के मनोबल को तोड़ देना। दूसरी तरफ अमेरिकी खुफिया और सैन्य आकलन के मुताबिक ईरान के पास अभी भी करीब 40% लंबी दूरी के ड्रोन और 60% बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल लॉन्चर मौजूद हैं। 8 अप्रैल के सीज फायर के बाद से ही ईरान ने अपनी मिसाइल और ड्रोन क्षमता पहले से ज्यादा तेज कर दी है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अब हमला हुआ तो ईरान की सेना पूरी ताकत से जवाब देगी। ईरान के राष्ट्रीय हितों की रक्षा की बात आती है तो हम अल्टीमेटम को नहीं मानते। ये पहला मुद्दा है। दूसरा, हमने ये युद्ध शुरू नहीं किया। जून और फरवरी दोनों ही मौकों पर हमने ईरान की संप्रभुता की रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया और यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक ईरान के हित आवश्यक होंगे हम अपनी रक्षा करते रहेंगे। अगर अमेरिका या ज़ायोनी शासन कोई नया दुस्साहस शुरू करते हैं तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सशस्त्र सेनाएं पूरी ताकत से देश की रक्षा के लिए तैयार रहेंगी। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर युद्ध फिर से शुरू हुआ तो ये युद्ध विश्व युद्ध का रूप ले सकता है और अब की युद्ध हुआ तो अप्रैल और मई में बनाई गई मिसाइलें दागी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर वो फिर से युद्ध शुरू करते हैं तो हम मिसाइलें दागेंगे जिन पर अप्रैल और मई 2026 के सीरियल नंबर और आखिरी तारीख होगी। वापस अमेरिका पर लौटते हैं। समंदर में ईरान की नाकेबंदी के लिए अमेरिका ने भी 16 मेन बैटलशिप तैनात किए हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन ओमान की खाड़ी में है। इस पर F-35C लाइटनिंग 2 और सुपर हॉर्नेट जैसे घातक लड़ाकू विमान तैनात हैं। अमेरिका का मौन फोकस ओमान की खाड़ी पर है, इसीलिए एम्फीबियस असॉल्ट शिप यूएसएस त्रिपोली भी यहाँ तैनात है। एम्फीबियस डॉक शिप यूएसएस न्यू ऑरलियंस भी ओमान की खाड़ी में है। इसके अलावा एम्फीबियस डॉक शिप यूएसएस सोमरसेट भी वहीं तैनात है। ओमान की खाड़ी के बाद बात लाल सागर की। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड लाल सागर में है। अगर हुती लड़ाकों ने हमले की कोशिश की तो जवाब में यूएसएस जेराल्ड हमला कर सकता है। यूएसएस जॉर्ज बुश अफ्रीका से हिंद महासागर की ओर बढ़ रहा है। यहाँ से ओमान की खाड़ी में तैनात दूसरे जहाजों की मदद करेगा। जिस होर्मुज को लेकर सबसे ज्यादा झगड़ा है उसके पास अमेरिका ने 15 से अधिक युद्धपोत तैनात किए हैं। इनमें गाइडेड मिसाइल से लैस 11 डिस्ट्रॉयर्स हैं जो होर्मुज के पास गश्त कर रहे हैं। इसके अलावा यूएसएस बेनब्रिज, यूएसएस थॉमस हंटर और यूएसएस माइकल मर्फी जैसे प्रमुख जहाज भी वहीं तैनात हैं। होर्मुज के पास कम गहरे पानी वाले इलाके में लिटोरल कॉम्बैट शिप तैनात किए गए हैं। ईरान ने अगर फास्ट बोट से अटैक किया तो पहला जवाब इन्हीं लिटोरल कॉम्बैट शिप से मिलेगा। यानी दोनों ही तरफ से तैयारी बहुत भीषण है। ऐसे में दोनों ही देशों की जनता से लेकर दुनिया तो यही चाहेगी कि शांति की टेबल पर बात बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है पाकिस्तान से, सूत्रों के हवाले से आ रही है। ईरानी दल के आने के कोई संकेत नहीं। लेबनान के अल मैदीन चैनल में सूत्रों के हवाले से खबर, इस्लामाबाद आने के संकेत नहीं मिले हैं। ईरानी दल के आने के कोई संकेत नहीं मिले हैं। यूएस ईरान के बीच बातचीत के नए दौर को लेकर ये अपडेट है। आज शाम अमेरिका से रवाना होंगे वेंस। अल मैदीन चैनल में सूत्रों से खबर।
तो ईरान और अमेरिका के बीच जिन बड़े मुद्दों पर तलवारें खिंची हुई हैं, उनमें एक है हॉर्मुज स्ट्रेट, वो समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल और गैस बड़े बड़े टैंकरों में बाहर आते हैं। जंग के दौरान ईरान ने इसे बंद कर दिया, पहरा बैठा दिया, फिर अमेरिका ने सीज फायर के दौरान इसकी नाकाबंदी कर डाली। अब हालात ये हैं कि इक्का दुक्का जहाज ही बाहर निकल पा रहे हैं। ईरान का साफ कहना है कि हॉर्मुज पर कोई समझौता नहीं होगा। हॉर्मुज का ये रास्ता अब जंग रुकवाने या जंग फिर से शुरू करवाने के बीच एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। ईरान साफ कह चुका है कि उसकी इजाजत के बिना न कोई जहाज अंदर जाएगा और न ही बाहर। तो वहीं अमेरिका ने भी इसके आसपास अपने जंगी बेड़े तैनात कर दिए हैं। शांति वार्ता के बीच में एक बड़ी रुकावट हॉर्मुज की नाकेबंदी ही है। ईरान की न्यूज एजेंसी ने ये वीडियो जारी किया है, जिसमें एक तरह से ये दिखाया है कि हॉर्मुज पर सिर्फ ईरान का ही झंडा लहराएगा। इस वीडियो में एक पायलट, जिनका नाम मेहदी हुसैनी नफारी है, वो अपने मोटर पैराग्लाइडर को हॉर्मुज के ऊपर उड़ा रहे हैं। साथ ही बड़ा सा ईरान का झंडा लहरा रहा है। वीडियो में हॉर्मुज का नजारा दिख रहा है। हॉर्मुज की ही एक तस्वीर ये है, जहां अरब सागर की ओर से अमेरिका ने नाकाबंदी कर दी है। जहाजों पर फायरिंग तक हो रही है। दुनिया के 20% कच्चे तेल का ये रूट करीब करीब थमा हुआ है। सेंटकॉम ने ये वीडियो जारी किया है, जिसमें अमेरिकी सेना जहाजों को वापस लौटने के लिए कह रही है। 12 अप्रैल से यहाँ अमेरिकी नाकेबंदी जारी है। सेंटकॉम के मुताबिक जब से नाकाबंदी चालू हुई है, तब से करीब 27 ईरानी जहाजों को वापस भेजा गया है। ये आंकड़े 20 अप्रैल तक के हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसलिए अहम मुद्दा है क्योंकि इसकी वजह से हमने देखा है कि किस तरीके से कच्चे तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। हमने देखा है कि जब से इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर फरवरी 28 को हमला किया, तब से सिलेक्टिव ब्लॉकेड जो ईरान की तरफ से रहा, उन्होंने सिर्फ चंद जहाजों को वहां से मूवमेंट करने दी। आवाजाही के लिए उन्होंने बाकियों के लिए रोक लगा दी। लेकिन प्रोग्रेस तब हुई थी जब सीज फायर हुआ लेबनान में। उस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने खोल दिया, लेकिन एक स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप की सब कुछ उसने बिगाड़ कर रख दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो नेवल ब्लॉकेड बिल्कुल नहीं हटाएंगे। उनकी पूरी कोशिश है कि कोई भी समुद्री जहाज जो है ईरान के पोर्ट की तरफ न जाए, क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिक वॉरफेयर जो छेड़ा है, वो चाहते हैं कि पूरी तरह से इकोनॉमी को तहस नहस कर दे ईरान की, ताकि ईरान जो है घुटनों पर आ जाए और उनकी शर्तों को मान ले। इस पे ईरान काफी नाराज हुआ, लेकिन हालात तब बिगड़े जब एक ईरान के जहाज को उन्होंने सीज कर लिया। बताया जाता कि गल्फ ऑफ ओमान में जब ईरान का जहाज चल रहा था, तो यूएसएस डिस्ट्रॉयर ने उस जहाज को रुकने के लिए कहा। जब वो जहाज रुका नहीं, तो उन्होंने गोली चलाई, जिसकी वजह से इंजन में छेद हो गया और जहाज रुक गया। अब वो जहाज अमेरिका की कस्टडी में है। उसके बाद से ईरान काफी नाराज है। इस बीच हॉर्मुज को लेकर चीन भी सक्रिय हो गया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि हॉर्मुज खुलना चाहिए। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक जिनपिंग ने सोमवार को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात की। जिनपिंग ने कहा कि यह अहम समुद्री रास्ता सामान्य आवाजाही के लिए खुला रहना चाहिए। जिनपिंग ने जंग की जगह राजनीतिक और कूटनीतिक रास्तों से विवाद सुलझाने की वकालत की। कुछ दिन पहले ट्रंप ने ऐलान किया था कि हॉर्मुज पूरी तरह खुल चुका है। उन्होंने कहा था कि चीन इससे खुश होगा, लेकिन हॉर्मुज में अमेरिकी ब्लॉकेड जारी है। इसी रास्ते से चीन अपने लिए लगभग 40% तेल का आयात करता है। चीन के विदेश मंत्रालय ने चीन से ईरान जा रहे मालवाहक जहाज पर अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई पर चिंता जताई है। अगले महीने शी जिनपिंग और ट्रंप के बीच बीजिंग में मुलाकात हो सकती है। इसे देखते हुए चीन सावधानी से कदम उठा रहा है। माना जा रहा है कि चीन ईरान और खाड़ी देशों के साथ अपने रिश्ते संभाल रहा है, साथ ही अमेरिका के साथ भी तनाव नहीं बढ़ाना चाहता। हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही लगभग ठप है। सामान्य दिनों में यहाँ से लगभग 130 जहाज रोजाना गुजरते थे, लेकिन अब ये संख्या घटकर 3 से 5 जहाज रह गई है। 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक केवल 279 जहाजों ने इस रास्ते को पार किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खाड़ी क्षेत्र में 800 से ज्यादा कमर्शियल जहाज फंसे हुए हैं, जिनमें से 300 से अधिक तेल टैंकर हैं।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने को लेकर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले, क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी कह दिया है अगर ज्यादा देर तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा तो इसका असर पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति पर देखने को मिलेगा। और उसके माना जा रहा है कि हॉर्मुज ईरान के लिए नाक की लड़ाई बन गया है। ईरान का कहना है कि हॉर्मुज पर वो किसी भी तरह के समझौते के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप कह रहे हैं कि नाकाबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक ईरान समझौता नहीं कर लेता। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। डोनाल्ड ट्रंप इस समय बाहरी दुश्मनों के साथ साथ ज्यादा अपने ही घर में विरोध का सामना कर रहे हैं। ईरान के साथ छिड़े युद्ध और परमाणु वार्ता के बीच ट्रंप प्रशासन के खिलाफ बगावत के सुर तेज हो गए हैं। विपक्षी डेमोक्रेट्स ही नहीं बल्कि उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी और देश के लिए जान देने वाले पूर्व सैनिक भी अब उनके खिलाफ सड़कों पर उतरते दिखाई दे रहे हैं। ईरान से युद्ध में ट्रंप बुरी तरह फंसे नजर आ रहे हैं। जिस युद्ध को वो कुछ ही दिनों में खत्म करने का दावा कर रहे थे, उसमें वो पूरी तरह उलझ गए हैं। ईरान से युद्ध विराम पर अभी पूरी तरह से बात भी नहीं बन पाई है। इन सब के चलते ट्रंप अपने ही देश अमेरिका में लोगों की नजरों में चढ़ गए हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से उनके इस फैसले पर अमेरिका के तमाम लोगों ने सवाल उठाए हैं, लेकिन उन पर सबसे ताजा और बेहद आक्रामक हमला किया है पूर्व उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता कमला हैरिस ने, जिन्होंने ट्रंप और उनके प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए। कमला ने ट्रंप के प्रशासन को सबसे भ्रष्ट प्रशासन कह डाला। कमला हैरिस ने कहा वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के इतिहास के सबसे भ्रष्ट, संवेदनहीन और अक्षम राष्ट्रपति प्रशासन का सामना कर रही हैं। ट्रंप ने उन्हें एक ऐसे युद्ध में धकेल दिया है जिसे अमेरिकी जनता नहीं चाहती। कमला ने ट्रंप को उनके दामाद और नेतन्याहू की दोस्ती पर भी घेरा। हैरिस का आरोप है कि अपने दामाद जारेड कुश्नर की व्यापारिक हित और बेंजामिन नेतन्याहू के दबाव में अमेरिका को इस युद्ध की आग में झोंका गया है, जिसका खमियाजा आम अमेरिका के लोग महंगी गैस की कीमतों के रूप में भुगत रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के तमाम पूर्व सैनिकों ने भी ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये देखिए, ये वॉशिंगटन के कैपिटल हिल में जुटे पूर्व अमेरिकी सैनिक हैं, जो वर्दी में ट्रंप के युद्ध वाले फैसले का विरोध कर रहे हैं। इनके हाथों में बैनर हैं, जिन पर साफ साफ लिखा हुआ है कि हम दूसरा युद्ध नहीं झेल सकते, हमें युद्ध नहीं चाहिए। इस दौरान प्रदर्शनकारी सैनिक हाथों में गुलाब का फूल भी लिए नजर आए। वर्दी पहने इन सैनिकों का कहना है कि वो एक अंतहीन युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहते और ट्रंप प्रशासन सैन्य ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। ये तो ताजा तस्वीरें हैं। युद्ध शुरू होने के बाद उनकी पार्टी के अंदर भी कट्टर समर्थक रही मार्जोरी टेलर ग्रीन्स ने ट्रंप के फैसले पर सवाल उठाए थे। ट्रंप की ईरान को दी गई धमकियों को लेकर डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने भी ट्रंप की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए थे। कुछ डेमोक्रेटिक सांसदों ने तो ट्रंप को हटाने के लिए अभियान चलाने की भी मांग कर डाली थी। अब सवाल ये उठता है कि ट्रंप प्रशासन के लिए इसके मायने क्या है। नवंबर 2026 में अमेरिका में मध्यावधि चुनाव होने हैं। अगर ईरान के साथ युद्ध खिंचता है और घरेलू विरोध इसी तरह बढ़ता रहा तो ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को संसद में बड़ा नुकसान हो सकता है। यदि ये लंबे समय तक ये बाधित रहता है तो ऐसे में पूरे विश्व की एनर्जी सप्लाई चेन्स गहरे तरीके से प्रभावित होंगी और ये जो इंटरनेशनल वाटर्स पर इस तरीके का ब्लॉकेड करना और अमेरिका के द्वारा एक काउंटर ब्लॉकेड भी किया गया है, तो ऐसे में ये पूरे विश्व की ऊर्जा के संकट को बढ़ाएगा। क्या ट्रंप इस घरेलू चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे या ईरान की आग उनके अपने ही राजनीतिक करियर को झुलसा देगी? इसका डर ट्रंप को भी कहीं न कहीं जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ देख रहा है इंडिया में एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक पर जाने से पहले आपको हम बता दें कि आप सभी को जिस पल का इंतजार था वो बस अब चंद कदम दूर है। एनडीटीवी इंडिया पर क्या खास होने वाला है, क्या बदलने वाला है, कुछ बेहद खास, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। देखिए इस बुधवार रात 8 बजे सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। जुड़े रहिए हमारे साथ। कुछ खास होने वाला है।
देख रहा है इंडिया में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए महायुद्ध से जुड़ी कुछ और अहम खबरें आपको हम दिखाते हैं। दक्षिण लेबनान के कई शहरों में इजरायली हमलों ने तबाही मचाई है। सीमा के पास जो शहर और कस्बे हैं वो लगभग खाली हो चुके हैं। यहाँ के घरों पर अब इजरायली सेना का कब्जा बताया जा रहा है। ऐसा ही एक शहर है नकूरा। यहाँ हमारे संवाददाता मोहम्मद गजाली पहुंचे। दक्षिणी लेबनान में भीषण तबाही मची है। बेरूत से लेकर टायर शहर तक करीब 1.5 महीने तक इजराइल ने भीषण बमबारी की। इजराइल और लेबनान की सीमा पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। गांव के गांव खाली हो गए हैं। ये इजराइल की सीमा से लगा एक छोटा सा शहर है नकूरा। एनडीटीवी की टीम यहां पहुंची तो सब खाली था। 16 अप्रैल के सीज़फायर के बाद से आज चौथा दिन है, कह लें इस सीज़फायर को, युद्ध विराम को। लेकिन इसके बावजूद इजराइल ने लेबनान के दक्षिणी इलाकों में कई गांवों को अपने कब्जे में ले लिया है। और ख़ुद IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो अपने ट्विटर और सोशल मीडिया हैंडल्स पर ऐसे पोस्ट भी डाल रहे हैं कि किन किन इलाकों को उन्होंने अपने कब्जे में लिया है। उसमें से उस इलाके में मैं खड़ा हूँ, उस ज़िले में मैं खड़ा हूँ जिसका नाम है नकूरा। अरबी में इसको नाउरा कहा जाता है। यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स, जिसको यूनिफिल कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान, उनका हेडक्वार्टर भी है। और अब आप तस्वीरों के ज़रिए मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि हम कहाँ खड़े हैं। अब मेरे कैमरा पर्सन आपको जूम करके दिखाएंगे कि ऊपर की जो पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ों पे आपको जितने ये घर दिख रहे हैं नाउरा इलाके के, इसमें IDF ने कब्ज़ा कर लिया है। IDF का ये कहना है कि दक्षिणी इलाकों के नाउरा जैसे और भी इलाके हैं, इनमें हिजबुल्लाह का गढ़ है, यहाँ हिजबुल्लाह के लोग रहते हैं। हालांकि इन गांव से जितने लोग थे वो विस्थापित हो चुके हैं, वो या तो बेरूत या लेबनान के नॉर्दर्न इलाके में या उत्तरी इलाकों में पहुंच चुके हैं ताकि इजरायली हमलों से बच सकें। लेबनान के टायर शहर में एक छोटा सा कस्बा है नकूरा। यहाँ यूनिफिल यानी यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान का हेडक्वार्टर भी है। ये क्षेत्र हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जारी संघर्ष के कारण तनाव और हमलों का गवाह रहा है। इजराइल के बीच जंग रुकी हुई है। हालांकि इजराइल ने इन इलाकों में कई जगह बॉम्ब भी गिराए हैं, कई जगह आप कह सकते हैं घरों को बहुत तबाह किया है, कई लोगों की मौत भी हुई है। तो इस युद्ध विराम के बावजूद दो चीज़ें हुई हैं। इजराइल अभी भी लेबनान की टेरिटरी में कई इलाकों पे कब्जा करके बैठा है और कई लोग इस जंग का सबसे बड़ा जो खामियाजा भुगत रहे हैं वो दक्षिणी लेबनान के वो लोग हैं जिन्होंने कई मेहनत से, कई सालों में, कई जनरेशन्स में अपने घर बनाए थे और आज वो इजराइल के कब्जे में चला गया। ऐसा 2024 की लड़ाई के युद्ध विराम के बाद भी हुआ था कि इजराइल इन इलाकों पे कब्जा करके बैठ गया था। 2-3 महीने बाद US के प्रेशर के बाद उन्होंने इस इलाके को खाली किया था। लेकिन जाने के बाद जब लोग वापस अपने गाँव में पहुँचते हैं तो वो सारे घर टूटे पड़े होते हैं। और कुछ ऐसा ही मंजर और नज़ारा अभी भी इस इलाके में देखने को मिल रहा है। ख़ास करके बेरूत की आसमान, लेबनान के आसमान में अक्सर जो है ड्रोन की आवाज़ सुनाई देती है। फ़िलहाल यही मंजर यहाँ भी है। यहाँ पर भी हवा में इजरायली ड्रोन जो है वो लगातार यहाँ की तस्वीरें लेता रहता है कि कौन और क्या इस तरफ जा रहे। ये जो सड़कें आप देख रहे हैं, ये गाड़ियाँ जो आ रही हैं, आगे जो है लेबनान की आर्मी जो है उसने चेक पोस्ट भी लगा रखा है। 2 मार्च को लेबनान के हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग शुरू हुई। 16 अप्रैल को 10 दिन का युद्ध विराम लागू हुआ। हालांकि ये समझौता लेबनान सरकार और इजराइल के बीच हुआ है। हिजबुल्लाह ने आधिकारिक तौर पर इसे स्वीकार नहीं किया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ किया है कि इजरायली सैनिक दक्षिणी लेबनान में करीब 10 किलोमीटर गहरे सिक्योरिटी जोन में तैनात रहेंगे। इससे लेबनान की संप्रभुता का मुद्दा गरमाया हुआ है। अब देखना यह है कि मुद्दे का हल किस तरह होता है। लेबनान के नकूरा से कैमरामैन आजम के साथ मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। इजराइल में भी जब हमले होते हैं तो लोगों को बंकर में जाना पड़ता है। फिलहाल युद्ध विराम है लेकिन जिंदगी अभी भी पटरी पर पूरी तरह नहीं लौट पाई है। उत्तरी इजराइल के मेटुला से प्रदीप दत्ता की ये रिपोर्ट देखिए।
मेरे पीछे जो आज आप सड़क देख रहे हो बिल्कुल खाली आपको नजर आएगी। कल तक यहाँ का सूरत हाल बिल्कुल ही अलग था। यहाँ पे गाड़ियों का जमावड़ा एक नजर आता था। फौज की गाड़ियां अक्सर यहाँ से गुजरा करती थी आमोदरफ्त के लिए, उनके ये रास्ता था। और ये जो गेट है यहाँ से फौज की गाड़ियां जो थी साउथ लेबनान की तरफ जाती थी। और आज यहाँ पे सीज फायर के कारण आप देख सकते हैं पूरी ये सड़क जो है खाली नजर आ रही है। यहाँ पे कोई फौज की गाड़ी नजर नहीं आ रही है। हाँ, जरूर फौजी जो साउथ लेबनान में है वो वहां पे रहेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि वो जो बफर जोन क्रिएट किया गया है वहां पे इजराइल की फौज रहेगी। और इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी ये साफ कर दिया है कि ये हम एरिया नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर ये इलाका छोड़ते हैं तो उससे हिजबुल्लाह को फायदा होगा। और आप देख सकते हैं आज यहाँ पे कोई भी फौज की गाड़ी नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे शांत वातावरण है। ना कोई फौजी यहाँ पे घूमता नजर आ रहा है, ना कोई टैंक मूव करता नजर आ रहा है, ना उनकी कोई गाड़ी मूव करती हुई नजर आ रही है, ना ही कोई मूवमेंट उस वाले साइड पे नजर आ रही है। और उसी तरह से धमाकों की भी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि टेम्पररी ट्रूथ से ऐसे हालात हुए हैं। अगर यहाँ पे पूरी तरह से अमन आ जाए तो कैसे बेहतर हालात हो सकते हैं और कितनी ज्यादा तरक्की हो सकती है दोनों तरफों में। होप कि ये उम्मीद जो है कायम रहे और इसी उम्मीद पर ही सब कुछ दारोमदार है। और अभी हालांकि यहाँ पे लोगों को लगता है कि जब तक हिजबुल्लाह के पास आर्म्स हैं तब तक यहाँ शांति नहीं हो सकती। एक बार फिर से मैं आपको ये सड़क दिखाता हूँ, एक बार देख लीजिए आप। ये सड़क बिल्कुल खाली है। अब ये देखिए सरहद का इलाका है। पार जो इलाका आपको दिख रहा है वो लेबनान है। वहां पे आपको टूटे फूटे घर नजर आएंगे। और ये आप देख सकते हैं कि कुछ ही 100 मीटर की दूरी पर यहाँ से लेबनान दीवार के पार का इलाका। लेकिन यहाँ पे इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शांति का माहौल नजर आ रहा है। प्रदीप दत्ता, एनडीटीवी इंडिया के लिए। शार्क टैंक के जज और लेंसकार्ट के सीईओ पीयूष बंसल मुश्किल में है। उनकी कंपनी लेंसकार्ट के खिलाफ देश में कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मध्य प्रदेश से लेकर यूपी और गुजरात तक विरोध में आवाज बुलंद हो रही है। ये गुस्सा कंपनी की तरफ से बनाए गए एक ड्रेस कोड नियम को लेकर हो रहा है, जिसमें तिलक और कलावा की मनाही थी। इन सब के बीच शार्क टैंक की और जज और बड़ी बिजनेस वुमन नमिता थापर भी दूसरे धर्म की प्रशंसा करके फंस गई हैं। उन्होंने अपने एक वीडियो में नमाज के फायदे गिनाए थे। उसी के बाद से नमिता लोगों के निशाने पर है। अमरावती के घिनौने कांड का मास्टरमाइंड और मुख्य अभियुक्त अयान अहमद। उबाल बवाल और विरोध की ये 4 तस्वीरें बता रही हैं कि चश्मा बनाने वाली देश की दिग्गज कंपनी लेंसकार्ट का विजन इस समय गड़बड़ा गया। हिंदुवादी संगठनों की नाराजगी की मशाल मध्य प्रदेश के शहर शहर में जल रही है। वजह है लेंसकार्ट का वो कथित ड्रेस कोड, जिसमें तिलक, कलावा और सिंदूर पर बैन की बात कही गई थी, लेकिन बुर्के को मंजूरी थी। सोशल मीडिया पर एक लेटर हेड वायरल हुआ था। बाइकॉट की लहर शुरू हुई थी। भोपाल, छिंदवाड़ा, जबलपुर, तमाम शहरों में विरोध की ज्वाला सुलग रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लेंसकार्ट स्टोर पर विरोध देखने को मिला, जहां प्रदर्शनकारी स्टोर के भीतर घुसे और कंपनी के कर्मचारियों को टीके लगाए, उनके हाथों पर कलावा बांधा। राजधानी भोपाल में लेंसकार्ट के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन चल रहा है। ये चंद्रशेखर तिवारी है, यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। तमाम नेता यहाँ पहुँचे हुए हैं। लेंसकार्ट का हम यहाँ विरोध कर रहे हैं, जिसने कि एक आदेश जारी किया जिसमें कहा है कि तिलक नहीं लगाया जाएगा, जिसमें कहा है कि बिंदी नहीं लगाई जाएगी, कलावा नहीं बांधा जाएगा। ये सनातन धर्मियों का देश है, तालिबान नहीं है, पाकिस्तान नहीं है कि हिजाब पर प्रतिबंध नहीं रहेगा और तिलक और कलावे पर प्रतिबंध रहेगा। कलावा भी लगाया बांधा जाएगा, तिलक भी लगाया जाएगा। कलावा और तिलक लगाएंगे इधर पे आकर। अच्छा, किसको लगाओगे? कर्मचारियों को अंदर के। कर्मचारियों के अंदर के, हाँ। ठीक है। तो ये तस्वीरें हैं राजधानी भोपाल की, जहां पे ये कलावा और ये तिलक लगाने के लिए तमाम पुजारी और पंडित जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं। छिंदवाड़ा में लेंसकार्ट के शोरूम पर विरोध प्रदर्शन हुआ, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और शोरूम में मौजूद कर्मचारियों को तिलक लगाए, हाथों में कलावा भी बांधा। लेंसकार्ट के जॉब वाले कर्मचारियों को तिलक लगाया, उनको कलावा बांध करके। ये बंसल जी को बताना चाहा कि ये पाकिस्तान की दुकान नहीं है, ये बांग्लादेश की दुकान नहीं है, हिंदुस्तान की दुकान है। यहाँ दुकानदारी चलाना है तो हिंदू संस्कृति के हिसाब से चलाना होगा। बंसल जी, आपको हिंदुओं से व्यापार करना है। हिंदू के व्यापार से, पैसे से प्रॉब्लम नहीं है आपको, हिंदू से पैसे कमाने में प्रॉब्लम नहीं है, हिंदू माताएं बहने के पैसों से आपको प्रॉब्लम नहीं है। आप हिंदुओं के तिलक से आपको प्रॉब्लम है, हिंदू के कलावा से आपको प्रॉब्लम है।
जबलपुर से लेकर हरदा में भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का गुस्सा देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने कंपनी के सीईओ पीयूष बंसल की तस्वीर जलाकर विरोध जताया। लेंसकार्ट के नियमों पर देश उबल रहा है। प्रदर्शन के चलते लेंसकार्ट को भारी नुकसान हो रहा है। हालांकि लेंसकार्ट के सीईओ पीयूष बंसल कह रहे हैं कि पुराने नियमों पर अभी विरोध क्यों किया जा रहा है। लेकिन विवाद सिर्फ यही नहीं है। शार्क टैंक की दूसरी जज नमिता थापर भी धर्म पर टिप्पणी वाली मुसीबत में फंस गई है। नमिता थापर ने नमाज वाली एक रील बनाई थी। उसमें नमाज के दौरान शारीरिक श्रम के फायदे बताए थे। ये वही वीडियो। You know the health benefits of namaz and it's truly incredible. Number one, it's a full body exercise. So good for flexibility, blood circulation. नमिता थापर ने नमाज के फायदे गिनाए तो नमिता थापर भी ट्रोल हो गई। उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी गई। उनको छोड़िए, उनके परिवार को भी भला बुरा कहा गया। I'm a healthcare professional. मैंने इतनी सारी अब नमिता थापर एक नए वीडियो के साथ सामने आई है, जिसमें उन्होंने प्रतिक्रिया दी। For what? For making a reel on the health benefits of namaz? I'm a healthcare professional. मैंने इतने सारे हिंदू रिलीजन्स पे रील्स बनाई है, उनके हेल्थ बेनिफिट्स पे। हर योगा दिन पे आसनास, स्पेशली सूर्य नमस्कार की रील्स बनाती हूँ। तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला। मुझे सिखाया गया है R for religion means R for respect. And this is how you respect, especially to women. यानी शार्क टैंक के दो जज धर्म वाली नजर में फंस गए। अब इससे ये लोग निकलेंगे कैसे, फिलहाल कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV। और इसी के साथ यहाँ पर एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए NDTV इंडिया। कुछ खास होने वाला है।